हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एक और न्यू फ्रेश वीडियो में। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम क्लास 10th का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर के आए हैं, जिसमें कि हम मंथली टेस्ट का क्वेश्चन आंसर बताने वाले हैं। जैसा कि पिछले महीना भी हमने बताया था क्वेश्चन आंसर, और बहुत ज़्यादा क्वेश्चन टच किया था डायरेक्टली एग्जाम में। और कुछ चैनल तो डायरेक्ट ओरिजिनल क्वेश्चन ही अपलोड कर देते हैं, लेकिन वो तो एक अलग बात है। हम गेस करके सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को इंक्लूड किए हैं, लेकिन इस इंक्लूडेड क्वेश्चन का 90% चांसेस है आपके एग्जाम में आने का। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो में हम जो 4 अगस्त को मंथली टेस्ट होने वाला है उसके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लेकर के आए हैं, और वो भी सामाजिक विज्ञान मतलब एसएसटी का। सबसे पहला बात, अगर आप इस यूट्यूब चैनल में नए हैं तो जल्दी से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी यूट्यूब चैनल में आप लोगों को मंथली टेस्ट, मॉडल क्वेश्चन और सारे जो मॉर्निंग असाइनमेंट होता है, मॉर्निंग का जो आप लोग क्वेश्चन आंसर होता है असेंबली में, वो से ले करके क्लास 10th का, क्लास 9th का जो एग्ज़ाम 2026 है, ठीक है ना, 2026 का जो एग्ज़ाम है उसके लिए आप लोगों को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेगा। मतलब कंप्लीट स्टडी मटेरियल इस चैनल में आप लोगों को मिल जाएगा। फिलहाल चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन पहला क्या कहता है, यूनान को स्वतंत्र राष्ट्र कब घोषित किया गया? ठीक है ना, यूनान यूनान को स्वतंत्र राष्ट्र कब घोषित किया गया था? तो एक में दिया है 1823, बी में दिया है 1832, बी सी में दिया 1836, डी में दिया है 1842। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1932, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, सॉरी 1832, 1832। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। दूसरा प्रश्न, दूसरा प्रश्न में क्या कहा गया है, वियना सम्मेलन की मेजबानी निम्नलिखित में से किसने किया? देखिए, वियना जो सम्मेलन हुआ था उसका मेजबानी, ठीक है ना, किसने किया था? तो ये किया था आप लोगों के मेटरनिख ने। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ये बिस्मार्क भी नहीं, चार्ल्स दसम भी नहीं, और ये सब तो है ही नहीं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, तीसरा। देखिए, तीसरा क्वेश्चन में पूछा गया है कि राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है? क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ में से कौन सा ऐसा घटना है जिससे राष्ट्रवाद का जन्म हुआ। ठीक है, तो ए में दिया है पुनर्जागरण, बी में दिया है धर्म सुधार आंदोलन, सी में फ्रांस की क्रांति, और डी में गौरवपूर्व क्रांति। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फ्रांस की क्रांति। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, चौथा नंबर। देखिए, चौथा क्वेश्चन में क्या पूछा है, मेटरनिक कौन था? ठीक है, तो मेटरनिक था ऑस्ट्रिया का चांसलर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा आप लोगों का। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, पाँचवा नंबर। ठीक है, देखिए पाँचवा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, टक्सोल नामक रसायन किस बीमारी के उपचार में प्रयोग किया जाता है? तो देखिए, टक्सोल जो रसायन है, ये आप लोग को कौन सा बीमारी में उपयोग किया जाता है? देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है कि टक्सोल जो होता है, वो जो रसायन है किस बीमारी के उपचार में प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक, कैंसर के। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, 6 नंबर का क्वेश्चन। 6 में पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा एक विलुप्त प्रजाति है? तो इसे देखिए, यहाँ पर ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो विलुप्त प्रजाति तो आपका नीला भेड़ भी है और एशियाई हाथी भी है। ठीक है ना, दोनों है विलुप्त प्रजाति। तो आपको ऑप्शन में जो देखने को मिले दोनों में से इसको मार दीजिएगा। ठीक है, बाकी ये दोनों नहीं है। ठीक है, तो ये तो हो गया आप लोगों का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्लियर। अब चलिए सब्जेक्टिव में चलते हैं। देखिए, सब्जेक्टिव आप लोगों का शुरू होता है सेक्शन बी से। ठीक है ना, सेक्शन बी में क्या है, तो 4 × 2 मतलब 4 क्वेश्चन है, 2 2 नंबर का, तो टोटल 8 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा। और ये शॉर्ट आंसर क्वेश्चन होता है। ठीक है ना, मतलब छोटा छोटा क्वेश्चन होता है। चलिए देखना शुरू करते हैं क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन क्या है, नेपोलियन बोनापार्ट कौन था? ठीक है ना, क्वेश्चन पूछा है नेपोलियन बोनापार्ट कौन था। तो चलिए इसका आंसर को अच्छे से देखते हैं और समझते हैं। देखिए, कह रहा है कि नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस का एक महान सेना नायक था। देखिए, नेपोलियन बोनापार्ट जो था वो फ्रांस का था और एक महान सेना नायक था। सेना मतलब आप लोग समझते होंगे सिक्योरिटी। ठीक है ना, मतलब कि सोल्जर, और नायक मतलब सेना का हीरो था। ठीक है ना, मतलब टीम का कह सकते हैं कि एक तरह से मेंबर का हीरो था। ठीक है, नायक था, जिसके नेतृत्व में फ्रांस ने अनेकों विजय प्राप्त की। देखिए, अब इसका नेतृत्व में, नेपोलियन बोनापार्ट के नेतृत्व में, मतलब इसका बात मान करके इसके बनाए गए नियमों से फ्रांस ने बहुत सारा विजय प्राप्त किया, मतलब बहुत सारा जीत हासिल किया। बाद में उसे फ्रांस का पहला सम्राट घोषित किया गया। अब देखिए, बाद में जब इनका जो रिपोर्ट था वो अच्छा आने लगा, ठीक है, जब ये अच्छा काम करने लगे, तो बाद में इनको सम्राट घोषित किया गया। ठीक है ना, वो भी फ्रांस का पहला सम्राट। कह रहा है उसके द्वारा उदारवादी शासन व्यवस्था के लिए बनाई गई आचार संहिता प्रसिद्ध है। देखिए, नेपोलियन बोनापार्ट के द्वारा जो आचार संहिता बनाया गया था वो आज भी प्रसिद्ध है। ठीक है, तो इस प्रकार से पहला क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट हुआ। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, दूसरा क्वेश्चन में क्या है, तो निरंकुशवाद से आप क्या समझते हैं? तो निरंकुशवाद आंसर क्या है,
यह एक ऐसा सरकार या शासन व्यवस्था होता है जिसके सत्ता पर किसी भी प्रकार का अंकुश नहीं होता है। अंकुश मतलब क्या होता है? कमी, ठीक है ना? अंकुश मतलब क्या होता है? गलती। तो निरंकुश से आप ये क्या समझते हैं? इसका आंसर है कि निरंकुश एक प्रकार का सरकार है, ठीक है ना? या शासन व्यवस्था है जिसके सत्ता पर मतलब जिसका जो व्यवहार है, जिसका जो सत्ता है, जिसका जो कार्यकाल है, उसमें किसी भी प्रकार का अंकुश नहीं रहता है, किसी प्रकार का गलती नहीं होता है। ऐसी राजशाही सरकारों को निरंकुश सरकार कहते हैं, जो अत्यंत केंद्रीकृत सैन्य बल पर आधारित दमनकारी सरकार होती है। देखिए, ये जो निरंकुशवाद का सरकार होता है, वो अत्यधिक केंद्रीकृत बल पर आधारित होता है, ठीक है? और ये दमनकारी सरकार भी होती थी, ठीक है? इस प्रकार से दूसरा का भी आंसर कंप्लीट हो गया। चलिए अब तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, तीसरा क्वेश्चन पूछा है वन संरक्षण से आप क्या समझते हैं? वन संरक्षण मतलब वन को बचाना। तो चलिए इसका आंसर को अच्छे से देखते हैं। चलिए आंसर कहता है वन संरक्षण का अर्थ है वनों को भविष्य की पीढ़ियों के लिए बचाना और उनका उचित उपयोग करना। देखिए, वन संरक्षण का मतलब क्या है? तो वन संरक्षण का मतलब है भविष्य के लिए, यानी कि आने वाले समय के पीढ़ियों के लिए, मतलब उन लोगों के लिए भी वन बचा रहा जाए, ठीक है ना? और उनका उचित उपयोग करना, यानी कि वन का हम लोग को उचित उपयोग करना है। ऐसा नहीं कि जितना मन कर रहा है उतना लकड़ी को वहाँ से काट के ले आना है, ऐसा नहीं करना है, ठीक है? इसमें वनों की कटाई को रोकना, पेड़ों को लगाना और वनों को नुकसान पहुंचाने वाले कारकों से बचना शामिल है। अब देखिए, वन संरक्षण में क्या क्या किया जाता है? तो वनों की कटाई को रोका जाता है, ठीक है? पेड़ों को लगाया जाता है, वनों को नुकसान पहुंचाने वाले कारकों से भी कारकों से बचना शामिल है। मतलब ऐसा तथ्य, ऐसा तत्व, ऐसा चीज जिससे वन को नुकसान पहुंचता है, उसमें रोक लगाया जाता है, जिससे वन संरक्षित रहता है, ठीक है? तो इस प्रकार से तीसरा का भी आंसर कंप्लीट हुआ। अब चलिए चौथा क्वेश्चन। देखिए, यहाँ पर दो चैप्टर से क्वेश्चन था, ठीक है ना? एक यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय जो कि हिस्ट्री से था, और ज्योग्राफी में था वन्य जीव संसाधन, ठीक है? चलिए, ये सब सारा दो क्वेश्चन हो आप लोग का हिस्ट्री का, दो क्वेश्चन ज्योग्राफी से। तो चौथा क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, जीव आरक्षित क्षेत्र क्या है, ठीक है? जीव आरक्षित क्षेत्र के बारे में पूछा जा रहा है। तो आंसर क्या कहता है? जैव आरक्षित क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र होता है जहाँ जैव विविधता और प्राकृतिक वातावरण को सुरक्षित रखा जाता है। देखिए, जैव आरक्षित क्षेत्र क्या होता है? एक एरिया होता है, ठीक है ना? जिसके अंदर में क्या किया जाता है? तो जैव विविधता यानी कि जितने भी जीव जंतु हैं उनको, और प्राकृतिक वातावरण यानी कि पेड़ पौधों को, सभी को सुरक्षित रखा जाता है, ठीक है ना? मतलब सेफ रखा जाता है। किसी को कुछ दिक्कत हो तो उसके लिए प्रॉपर इलाज किया जाता है, प्रॉपर देखभाल किया जाता है। यह क्षेत्र वन्य जीवों, पौधों और मानव समुदायों के पारंपरिक जीवन को संरक्षित करने के लिए बनाए जाते हैं। देखिए, ये क्षेत्र जो होता है जीव आरक्षित क्षेत्र, ये क्यों बनाया जाता है? तो पेड़ पौधों को, मानव समुदाय का, और साथ ही साथ वन्य जीवों का, इन लोगों का जो जीवन है उनको बचाने के लिए, उनको संरक्षित करने के लिए, ठीक है? फिर कहता है जीव आरक्षित क्षेत्र में तीन भाग होते हैं, कोर क्षेत्र, बफर क्षेत्र और संक्रमण क्षेत्र। तीन क्षेत्र होते हैं, ठीक है ना? ये किस प्रकार से होता है थोड़ा सा आप समझ लीजिए, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। ये कोर क्षेत्र मान के चलिए बीच वाला है, फिर मध्य वाला है बफर क्षेत्र, और बीच वाला सबसे साइड वाला है संक्रमण क्षेत्र, ठीक है ना? संक्रमण क्षेत्र में आप जा सकते हैं, बफर क्षेत्र में सिर्फ कुछ काम के लिए जा सकते हैं, हम लोग नहीं, वैज्ञानिक लोग। और जो कोर क्षेत्र होता है उसमें बहुत जरूरी है तभी जाया जाता है, नहीं तो नहीं जाया जाता है, ठीक है? चलिए, इस प्रकार से चारों क्वेश्चन के आंसर कंप्लीट हुआ। अब हम लोग देखते हैं सेक्शन सी का क्वेश्चन आंसर। सेक्शन सी में है आप लोगों का 2 गुने 3, यानी कि दो क्वेश्चन रहेगा 3-3 नंबर का, 6 नंबर हो जाएगा टोटल। तो लॉन्ग आंसर क्वेश्चन रहेगा इसमें, ठीक है ना? लॉन्ग आंसर टाइप, ठीक है? चलिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है? ज्यूसेपी मैथ्सनी कौन था? ठीक है, क्वेश्चन ही ये वाला, ज्यूसेपी मैथ्सनी कौन था? ये लॉन्ग है तो थोड़ा सा तो लंबा होगा, ज़्यादा नहीं होगा, ठीक है? 3 नंबर का है तो थोड़ा सा बढ़ा दिए बस। कहता है ज्यूसेपी मैथ्सनी इटली का एक युवा क्रांतिकारी था। देखिए, ज्यूसेपी मैथ्सनी कहाँ का था? तो इटली का था। और क्या था? तो ये युवा क्रांतिकारी था, ठीक है ना? जैसे कि अभी झारखंड में हम लोग के उभरते हुए नेता महतो जी, ठीक है ना? जयराम महतो जी। फिर यहाँ पर क्या कर रहा है? जो उदारवादी राष्ट्रवादी राज्य के विचार से प्रभावित था, इसलिए 19वीं सदी के दौरान इटली पर शासन करने वाले विभिन्न राजतंत्र को उखाड़ फेंकने के उद्देश्य से गुप्त क्रांतिकारी संगठन से जुड़ गया। देखिए, ये जो जोसेफी मैथ्सनी था, वो क्या था? तो इन्होंने 19वीं सदी के दौरान इटली पर शासन करने वाले जितने भी राजतंत्र थे उनको उखाड़ फेंकने का फैसला किया, ठीक है ना? इसलिए वो एक गुप्त क्रांतिकारी संगठन से जुड़ गए, ठीक है? फिर कह रहा इसने पोलैंड, फ्रांस, इटली और जर्मन राज्यों के समान विचार रखने वाले युवाओं को अपना मित्र बनाया। देखिए, ये जो जोसेफी मैथ्सनी थे, ये तो एक्चुअली कहाँ के थे? इटली के थे, ठीक है ना? लेकिन जितने भी ऐसे ऐसे व्यक्ति थे, जितने भी ऐसे ऐसे क्या थे, युवा थे, लड़के लोग थे, ठीक है ना?
जो कि पोलैंड से भी थे, फ्रांस से भी, इटली से भी, ठीक है ना, उन लोगों को अपना दोस्त बना लिया, अपना मित्र बना लिया, ताकि उनको क्रांति करने में आसानी हो, ठीक है ना, क्रांति उनका सफल रहे। इस प्रकार से पहला क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। बाघ परियोजना पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, ठीक है ना। बाघ परियोजना, ठीक है, प्रोजेक्ट टाइगर भी इसको बोला जाता है। एक संक्षिप्त टिप्पणी मतलब इसके बारे में कुछ बताना है, ठीक है ना, छोटा सा। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। आंसर क्या कहता है? बाघ परियोजना, जिसे प्रोजेक्ट टाइगर भी कहा जाता है, भारत सरकार द्वारा 1973 में शुरू की गई एक वन्य जीव संरक्षण परियोजना है। देखिए कब शुरू किया गया था? तो 1973 ईस्वी में, ठीक है ना, भारत सरकार द्वारा ये शुरू किया गया था। क्यों? तो वन्य जीव संरक्षण परियोजना है, मतलब वन्य जीव मतलब वनों के जीवों को बचाने के लिए शुरू किया गया था, ठीक है। कह रहा है जिसका उद्देश्य देश में बाघों की घटती आबादी को बचाना और बढ़ाना है, ठीक है ना। अब इसका उद्देश्य क्या था प्रोजेक्ट टाइगर का? तो इसका मुख्य उद्देश्य था कि देश में जितने भी बाघ हैं और जो बाघ का संख्या जो घट रहा है उनको पहले रोका जाए और बाघ का संख्या को बढ़ाया जाए, ठीक है। फिर क्या कर रहा है? यह परियोजना अवैध शिकार और आवास के नुकसान जैसे खतरों से जूझ रहे बाघों की रक्षा के लिए शुरू की गई। तो देखिए बहुत सारे बाघ ऐसे थे जिनको अवैध रूप से शिकार किया जाता था, उनको मार डाला जाता था, ठीक है ना। साथ ही साथ हम उनका आवास का नुकसान किया जाता था, ठीक है। मतलब ये लोग जहाँ केव गुफा में रहते उनको नष्ट किया जाता था गुफा को, ताकि वो इधर उधर जाए, उनको आसानी से मारा जा सके। तो उनको उसमें ये सब सारे कार्यों में रोक लगाया जाता था। वर्तमान में भारत में 54 बाघ अभयारण्य है, ठीक है ना, मतलब 54 ठो 54 ठो क्या है, बाघ अभयारण्य, ठीक है, जहाँ पर बाघ को बचाया जाता है। तो इस प्रकार से इसका सारा क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हो गया। अगर आपको ये वीडियो इम्पोर्टेंट लगा है, अगर नहीं लगा है तो इम्पोर्टेंट लग जाएगा। आप एक बार इसको अपने दोस्तों के साथ जल्दी से शेयर कर दीजिए। साथ ही साथ इस वीडियो में कितना क्वेश्चन आता है उसको आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आप अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं पूरा वीडियो देखने के बाद भी, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए।